नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम हमेशा से आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां लेकर आता रहा है और आज कोविड महामारी के संकट के दौर में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि जब आप खेतों में कार्य करें तो आप कुछ सावधानियां जरूर बरतें, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आपके अपनों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। तो कृषि जगत से जुड़ी कौन सी वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट के साथ। एक छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक छोटा सा कदम आपको ऊंचा उठा सकता है और जरा सी मेहनत आपको मालामाल बना सकती है। और यही कर दिखाया है तेलंगाना की महिलाओं ने। जी हाँ, तेलंगाना में मीट की खपत जो है वो काफी अच्छी है और इसी दिशा में यहाँ की महिलाओं ने सोचा कि क्यों ना मीट से बने उत्पादों को वैन में ले जाकर बेचा जाए। और उन्होंने इस सपने को साकार भी किया और उसमें सफलता भी हासिल की है और इसीलिए ये जानी जा रही है मीट ऑन व्हील्स के नाम से। आइए इनकी सफलता की दास्तान आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए। तेलंगाना में मीट के शौकीनों की संख्या काफी ज्यादा है। यही वजह है कि मटन का जितना सेवन पूरे देश में होता है, उसका 1/3 अकेले तेलंगाना में खप जाता है। जाहिर है यहाँ मांस से बने उत्पादों का अच्छा खासा बाजार है और इसके कारोबार की संभावना भी अधिक है। इसी संभावना के मद्देनजर हैदराबाद का राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र लोगों को मांस के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है। इस काम में मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि प्रशिक्षण का काम इसी कार्यक्रम के तहत हो रहा है। गरीब महिलाओं के लिए इस तरह का प्रशिक्षण किसी वरदान से कम नहीं। मांस अनुसंधान केंद्र से प्रशिक्षण लेने वालों में इरकोडे गांव की महिलाएं भी शामिल हैं। ये गांव सिद्दीपेट जिले में पड़ता है। प्रशिक्षण से पहले इन महिलाओं ने बाकायदा एक स्वयं सहायता समूह बनाया। नाम रखा इरकोडे महिला समाख्या। समूह बनाने में सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी ने इनकी काफी मदद की। बहरहाल 5 दिनों तक चले प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को स्वच्छ मांस के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग और मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण खत्म हुआ तो महिलाओं ने मार्केट सर्वे किया और पाया कि सिद्दीपेट और आसपास के इलाकों में मोबाइल वाहन से मांसाहारी अचार और नाश्ता बेचा जा सकता है। मार्केटिंग का जो तरीका इरकोडे गांव की महिलाओं ने अपनाया वो बड़ा ही नायाब था। मीट ऑन व्हील काफी आकर्षक नाम था और उत्पाद बेचने का ये तरीका जल्द ही लोगों को पसंद आ रहा था। जल्द ही इसकी शोहरत बढ़ने लगी। मीट ऑन व्हील्स में मांस से बने अचार के अलावा नाश्ते का भी इंतजाम है। उत्पाद बनाते और बेचते समय साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। इरकोडे गांव की ज्यादातर महिलाएं गरीब हैं और वो दिहाड़ी मजदूरी से अपना घर चलाती हैं। गरीब महिलाओं के लिए वैन का इंतजाम करना मुश्किल था। तेलंगाना सरकार ने इसमें महिलाओं की मदद की और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। हैदराबाद का राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करता है। मांस अनुसंधान केंद्र ने इस गांव को ही गोद ले दिया और फिर इसकी उन्नति का बीड़ा उठाया। इन महिलाओं ने शुरुआत चिकन और मटन के अचार से की। बाद में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार अचार के स्वाद में परिवर्तन किया। जल्द ही इनका काम चल निकला और उन्हें थोक के ऑर्डर मिलने लगे। यहाँ तक कि मीट ऑन व्हील्स के जरिए ही इन्होंने अपने उत्पाद रायतों बाजार भी पहुँचाए। सिद्दीपेट मांसाहारी अचार तेजी से लोकप्रिय हुआ और थोड़े समय में ही ये राज्य का सबसे अच्छा बिकने वाला उत्पाद बन गया। इस तरह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं कामयाब उद्यमी बनकर उभरी हैं। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब ये समूह वैन के जरिए लोगों के घरों तक ताजा मांस पहुंचाने पर विचार कर रहा है। कुछ दिन पहले तक
गरीबी में जी रही ये महिलाएं अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं, उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। तेलंगाना ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी कुछ सीखने के लिए इरकोडे गांव पहुंच रही हैं। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है कृषि कैलेंडर पर नजर डालने का। तो मई के महीने में किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं आप जानने के लिए आइए नजर डालते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर पर। बैंगन की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्ररोहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दे। टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव के लिए किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। प्याज की फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। थ्रिप्स कीट की संख्या अधिक पाए जाने पर कार्बारिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी अथवा इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी किसी चिपकाने वाले पदार्थ जैसे टिपोल आदि 1 किलोग्राम प्रति लीटर घोल में मिलाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। अब कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। फसल विविधीकरण हमारे किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे किसानों को इसके बारे में जानकारी हो। जानकारी के अभाव के चलते कई किसान इसे अपना नहीं पाते और केवल पारंपरिक फसलों की खेती में ही जुटे रहते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान इस प्रति भी जागरूक हों। बता दें आपको, एक ऐसे ही किसान हैं गुरचरण सिंह मान, जिन्होंने फसल विविधीकरण को जाना, उसे अपनाया और उससे लाभान्वित भी हुए हैं और उन्होंने सफलता भी हासिल की है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं किस तरह से इन्हें फायदा पहुंचाया है फसल विविधीकरण ने। गुरचरण सिंह मान बठिंडा जिले के तुंगवाली गांव के एक सफल किसान हैं। जिस स्थान से ये संबंधित है वो एक शुष्क और अविकसित क्षेत्र है, लेकिन ये अड़चनें उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। वर्ष 1992 से इन्होंने खेती करनी शुरू की थी। उनके पास पहले से ही 42 एकड़ खेत थे। उस क्षेत्र की शुष्कता के कारण वो केवल गेहूं और धान की खेती ही कर पा रहे थे। कई प्रयासों के बाद जब वो पारंपरिक खेती से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने विविधतापूर्ण खेती की प्रवृत्ति को अपनाया और इस पहल के कारण उन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चुना गया और विविधीकरण को अपनाने के लिए पूर्व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक मनिंदरजीत सिंह संधू द्वारा स्थापित पार्वती भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरचरण सिंह मान फिलहाल 42 एकड़ में से 10 एकड़ में बाग, 2.5 एकड़ में सब्जी की खेती, 10 एकड़ में मछली पालन करते हैं। साथ ही इन्होंने आधे एकड़ खेत में बरगद के पेड़ लगा रखे हैं। विविध खेती के अलावा गुरचरण सिंह मान मधुमक्खी पालन भी करते हैं। उन्होंने केवल 7 मधुमक्खी बक्से के साथ शुरुआत की थी और आज उनके पास 1800 से अधिक मधुमक्खी बक्से हैं, जिनसे हर साल कुल उत्पादन 1000 क्विंटल शहद का होता है। इनके द्वारा उत्पादित शहद गुणवत्ता में उत्कृष्ट है और कई देशों में मान्यता प्राप्त है। मधुमक्खी पालन में उनकी सफलता ने जिला प्रशासन को अपने गांव में शहद प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और ये संयंत्र 15 लोगों को रोजगार दे रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं।
उनका मधुमक्खी पालन व्यवसाय न केवल उन्हें बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहा है। गुरचरण सिंह मान ने वास्तव में विविधीकरण के अर्थ को समझा है और उन्होंने इसे न केवल सब्जी की खेती में बल्कि अपने व्यवसाय में भी लागू किया है। उनके पास बाग, मछली फार्म, डेयरी फार्म है और वो जैविक खेती में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से उन्होंने अन्य संबद्ध गतिविधियां शुरू की हैं, जैसे बी बॉक्स बनाना और वैक्स कैंडल मेकिंग आदि। मधुमक्खी पालन अब उनका प्राथमिक व्यवसाय बन गया है। शहद के अलावा वो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जैम, अचार व मसाले भी बनाते हैं। इन्होंने इन सभी उत्पादों को मान के नाम से बाजार में उतारा है। उनकी सफलता की मुख्य कुंजी उत्पादन लागत को कम करना है। साथ ही लगन और कड़ी मेहनत ने इन्हें अपने काम में सफल बनाया है। सफल प्रयासों के कारण गुरचरण सिंह मान को वर्ष 2011 में एनजी रंगा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व भर में कोरोना महामारी का दौर है और ऐसे में हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भी कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है और इस कड़ी चुनौती में भी हमारे किसान भाई बहन यानी कि आप लोग अपने खेतों में लगातार कार्य कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि देश भर में अन्न की कमी ना हो, देश भर में अन्न की आपूर्ति हो सके। इसके लिए आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप भी कुछ सावधानियां बरतें जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, आपके अपनों का भी स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो किस तरह की गाइडलाइंस आईसीएआर द्वारा यहां पर हमारे किसानों के लिए जारी की गई हैं, आइए आपको बताते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। विश्व भर में 20 मई को वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष आपको बता दें, कोविड महामारी के कारण इस बार जो थीम है बी इंगेज्ड, इस पर एक कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया गया है। आइए क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में बताते हैं आपको। विश्व मधुमक्खी दिवस पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ किया। आज पूसा परिसर में हम एक लैब की स्थापना कर रहे हैं और देश के अनेक भागों में इस प्रकार की प्रयोगशालाएं बने जिसका लाभ वहाँ के शहद उत्पादकों को मिले, वहाँ शहद का एकत्रीकरण भी हो, प्रोसेसिंग भी हो, लेबलिंग भी हो, पैकेजिंग भी हो और वहाँ के लोग अपने उत्पादन का अच्छा दाम ले सकें। इस दिशा में यह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी शुरुआत है। श्री तोमर ने कहा कि देश में शहद का उत्पादन व निर्यात बढ़ रहा है तथा अच्छी गुणवत्ता के शहद के लिए भी पूरे प्रयत्न हो रहे हैं। छोटे व मझोले किसान इस काम से जुड़े ताकि उनकी आमदनी बढ़े। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन में समग्र संवर्धन तथा वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के विकास व मीठी क्रांति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही NBHM को आत्मनिर्भर भारत अभियान में केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रयासों के साथ साथ मधुमक्खी पालकों के FPO बनाने की भी शुरुआत हो चुकी है। इनके सहित देश भर में 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही तब कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अलावा मधुमक्खी पालन सहित अन्य संबद्ध क्षेत्रों का भी ध्यान रखा है। श्री तोमर ने कहा कि शहद का उत्पादन बढ़ना चाहिए व गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटा किसान भी इस कार्य से जुड़े। जो भूमि धारक नहीं है उनके लिए ये क्षेत्र रोजगार का बड़ा साधन बने, इसके लिए राज्यों को प्रयत्न करना चाहिए। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला, सचिव श्री संजय अग्रवाल, ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने भी विचार व्यक्त किए। कृषि आयुक्त डॉक्टर SK मल्होत्रा तथा शहद मिशन के अन्य अधिकारी और शहद उत्पादन से जुड़े किसान भाई बहन वर्चुअल शामिल हुए। हमारी सरकार कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है और इसी दिशा में बता दें आपको कि पिछले साल कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है, जिसका जो उपयोग है वो होना है फसल की कटाई के उपरांत। किस तरह से इस कोष के निर्माण से हमारे किसानों को फायदा पहुंचेगा, जानते हैं। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक।
1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे एक ऐसी मोबाइल ऐप के बारे में जिससे आप घर बैठे बैठे ही जानकारी हासिल कर सकते हैं मौसम के बारे में। जी हाँ, ये ऐप है मेघदूत ऐप। किस तरह से ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जानते हैं। मेघदूत ऐप भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य किसानों को स्थानीय भाषाओं में स्थान, फसल और पशुधन समेत मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करना है। इस मोबाइल ऐप में सप्ताह में 2 दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार को जानकारी अपडेट की जाती है। ये ऐप तापमान, वर्षा, आर्द्रता और हवा की गति व दिशा से संबंधित पूर्वानुमान प्रदान करता है। ये ऐप अलग अलग फसलों में कृषि कार्यों की जानकारी से लेकर पशुओं की देखभाल करने तक हर तरह की सलाह प्रदान करता है। इस ऐप में छवियों, मानचित्रों और चित्रों के रूप में जानकारी प्रदान की जाती है। ये ऐप किसानों को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए कृषि संबंधी सलाह साझा करने में मदद करता है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है मौसम के हाल को जानने का। जी हाँ, किस तरह का मौसम रहने वाला है, आइए जानते हैं। बिहार में 2 दिन तो झारखंड में शुक्रवार को कहीं कहीं बारिश का अनुमान। ओडिशा में 2 दिन अलग अलग स्थानों पर बरसेंगे बादल। गांगी पश्चिम बंगाल में कुछ जगह, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह वर्षा संभव। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में शुक्रवार को ज्यादातर जगह बरसात की संभावना। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बरसेगा पानी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा संभव। आइए अब आपको बताते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में अलग अलग जिन्सों का कैसा है बाजार भाव। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव 1,600 रुपए से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। झारखंड की लोहरदगा मंडी में भाव 1,365 रुपए से 1,710 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लखीमपुर मंडी में भाव 1,480 रुपए से 1,570 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में मक्का का भाव 1,420 रुपए से 1,480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गाजियाबाद मंडी में भाव 1,725 रुपए से 1,775 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गोंडा मंडी में मक्का का भाव 1,610 रुपए से 1,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अब कार्यक्रम में हम नजर डालेंगे हमारी ट्विटर प्लेट पर। तो क्या कुछ खास है हमारी ट्विटर प्लेट पर, आइए आपको दिखाते हैं।
तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। तो बस किसान भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।